Hello everyone. So welcome to the class of progressions. I'll be dividing this class into two parts. In the first class I'll be talking about arithmetic progression, geometric progression and a bit of harmonic progression. And in the second part we'll be talking about other kind of series. There are some special kind of series. We'll get down to the next part. एक एक्सपेक्टेशन है बेटे, आपने बेसिक क्लास ऑफ एपीजीपी लगा ली हुई है, सो आपको बेसिक फॉर्मूले क्लियर हैं. आज कुछ उनके अलग से एप्लीकेशंस करेंगे, कुछ हाई लेवल प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस पे जा रहे हैं. आई हैव ऑलरेडी गिवन यू दी वर्कशीट. पहले वीडियोस को पॉज करके खुद क्वेश्चंस को ट्राई करो, और जो क्वेश्चंस नहीं निकल रहे हैं, जो टफ लग रहे हैं, उनके लिए बेटे सॉल्यूशंस देखो. कंसेप्ट ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, अब उसकी फर्दर एप्लीकेशन है, उसी में हाई लेवल क्वेश्चंस है. सो लुकिंग डाउन टू द फर्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपने ट्राई किया. ये कंपैरेटिवली ईजियर था. ध्यान से देखो बेटे, उसने एक सीरीज बनाई हुई है जिसमें जो उसने टर्म्स दी हुई हैं वो s इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 20 प्लस 1/4, देन आई हैव 18 प्लस 2/4 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. पहली तो बात बेटे, इस प्रोग्रेशन में जब मैं मूव कर रहा हूं तो देखो यहाँ पे एक तरह से दो अलग अलग सीरीज हैं. यहाँ पे बेटे कॉमन डिफरेंस -2 है, बट यहाँ पे +1/4 हो रहा है. सो वी कैन से एवरी टर्म इज प्रैक्टिकली डिक्रीजिंग बाय 7/4 और -1.75. सो मेरा कॉमन डिफरेंस -1.75 है. सेकेंडली, क्योंकि मेरा डिफरेंस नेगेटिव में है, धीरे धीरे टर्म्स कम होती जा रही हैं, तो मैक्सिमम s कब आएगा? आइडियली बेटे जब तक मैं पॉजिटिव टर्म्स को ऐड करता रहूँगा, टर्म्स टोटल वैल्यू बढ़ती रहेगी. तो मैक्सिमम कब ऐसा आएगा? जब जो लास्ट टर्म है वो पॉजिटिव होगी. लास्ट टर्म होगी क्या बेटे? ये फर्स्ट टर्म जो है वो 20.25 है, एंड लास्ट टर्म के लिए a + 1 n-1 इंटू डी, दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 0. परफेक्ट है. अब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 20.25 प्लस 1.75 22 minus 1.75 n has to be greater than 0. ये बेटे जब नेगेटिव साइन उधर जाएगा तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी. परफेक्ट है. नाउ दिस इज 7/4. 88 को जब मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो 12 पॉइंट समथिंग आ रहा है. सो n has to be less than 12 point something. So the number of terms has to be maximum 12 to get the maximum sum. तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे? n/2 12 terms into 2a 20.25 plus n-1 that would be 11 into d. I hope can easily understand this concept. ठीक है, मुझे मैक्सिमम निकालना था तो मैंने देखा n could be maximum 12. So sum of n terms का फॉर्मूला क्या है? n/2 into 2a plus n-1 into d. When you'll solve this would turn out to be 255/2. Nothing very tough. आराम से सॉल्व हो जाएगा बच्चा. मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ, इसकी वैल्यू निकाल के इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा एंड डेफिनेटली विल मल्टीप्लाई बाय 12/2. इजी जॉब. फाइन. मैं फिर बोल रहा हूँ बेटे, एट एवरी टर्म please pause your video, try the concepts yourself and then look down to the solutions. Concepts already हो चुके हैं, उसी में कुछ tougher questions target कर रहे हैं. Second question बेटे ध्यान से देखो, वो कह रहे हैं sum of all common terms. फिर से बेटे एक चीज को क्लियर रखो. देखो AP है, फर्स्ट टर्म में मेरे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो 8 है, एंड he says there are 50 terms. सेकेंड सीरीज में बेटे जो कॉमन डिफरेंस है वो 10 है. मैं कंसेप्ट यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ. जब हम कॉमन टर्म्स की बात करते हैं, यहाँ एवरी टर्म इज कमिंग विद द डिफरेंस ऑफ 8 एंड हियर एवरी टर्म इज कमिंग विद द डिफरेंस ऑफ 10. तो जो कॉमन टर्म होगी, एक तो 3 है वो दिख रही है. Every other common term has to come in common multiple of 8 and 10. Common multiple मतलब मैं उनका LCM ऐड कर लूँगा, तो हर एक जो टर्म होगी वो प्लस 40n होगी. ठीक है, यहाँ 8 का गैप आ रहा है, 40 का गैप आ जाएगा आफ्टर एवरी 5 टर्म्स, और यहाँ 10 का गैप आ रहा है आफ्टर एवरी 4 टर्म्स. सो बेटे इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, इसकी आफ्टर एवरी फोर्थ टर्म जो है वो कॉमन टर्म का पार्ट होगी, और इसमें से
every fifth term will be the common term. आई होप ये पॉइंट क्लियर है. 8 का गैप आ रहा है तो 40 का गैप आने के लिए 5 टर्म्स लगेंगी. यहाँ 10 का गैप आ रहा है तो 40 का गैप आने के लिए 4 टर्म्स लगेंगी. मतलब इसमें अगर 50 टर्म्स हैं तो एवरी फिफ्थ टर्म, सो देयर हैज टू बी 10 टर्म्स इन S1 दैट वुड बी कॉमन टू S2. इसमें 50/4 12 पॉइंट समथिंग आ रहा है बेटे, ज़्यादा हो गई, मतलब क्रॉस कर जाएगा, तो इसकी कॉमन टर्म्स पहले ख़त्म हो जाएंगी. तो दोनों को जब मैं कंपेयर करूंगा, वी नीड टू अंडरस्टैंड इन ऑल देयर हैज टू बी 10 कॉमन टर्म्स. उन 10 कॉमन टर्म्स का जब मैं सम निकालने जाऊंगा तो n/2, मुझे पता है फर्स्ट कॉमन टर्म दोनों में 3 है, 2a प्लस n-1 10-1 9, 10 टर्म्स हैं, और कॉमन टर्म्स में जो डिफरेंस है बेटे वो 40 होगा. इजी जॉब. अब सॉल्व करने के लिए बेटे देखो बहुत सिंपल कटिंग कर लेंगे. ये कितना हो जाएगा, 9 into 20 is 180, 180 into 3, 180 plus 3 is 183 followed by a 0. Comfortable? So मेरे पास what would be the sum of all common terms? बच्चे आराम से निकल आएगा. Everybody comfortable? Very simple. Sure? Good. Moving to the third question. You can pause the video and try your third question. देखो थर्ड क्वेश्चन में कह रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 12. एक एपी अगर ना दिया हो कुछ तो बेटे हम ये मान के चलते हैं इसमें सम ऑफ 6 टर्म्स डिफाइंड है, और वो कह रहे हैं द रेशियो ऑफ 10th टर्म एंड 12th टर्म इज 1/3. अब बेटे सम का फॉर्मूले में बेटे थोड़ा लंबा है, सो उसमें 3 वेरिएबल्स हैं n, a और d. तो मैं पहले 10th और 20th टर्म निकाल लेता हूँ. 10th टर्म जो है बेटे वो a प्लस 9d होगी, और जो मेरी 20th टर्म है वो a प्लस 19d है. इसका रेशियो अगर 1:3 है, वी कैन इजीली क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सेज 3a प्लस 27d is equals to a plus 19d, और 2a should be minus 8d और a has to be minus 4d. I hope the point is very clear. इसका मतलब ये जो required series है ये क्या बन जाएगी, this would be a would be minus 4d, then next term would be minus 3d minus 2d and so on. अगर आइडली देखा जाए तो बेटे जो 5th टर्म होगी वो 0 हो जाएगी, और 6th टर्म जो है d, ये बेटा इसका टोटल सम दिया हुआ है. मेरा पॉइंट समझ आ रहा है बच्चे? बेसिकली मेरी जो टर्म्स हैं वो कुछ ऐसी आ जाएंगी. अब पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती, उसने डिफाइन क्या किया हुआ है, सम ऑफ 6 टर्म्स. अब ध्यान से देखो बेटे, जब मैं 6 टर्म्स का सम देखूंगा तो वो बेसिकली इन सब का सम होगा. एक तरह से एक तरीका तो ये है कि ये कट जाएगा. यहाँ पे जो 6 टर्म्स का सम है वो 4 + 3 7 + 2 12 हो गया. सो बेटे मेरे सॉरी दिस इज 9, सो माइनस 9d जो है वो एक तरह से 12 दिया हुआ है, जिससे मेरा जो d है वो -12/9 और -4/3 आ रहा है. कंफर्टेबल? सम ऑफ 6 टर्म्स. पूरा नहीं भी लिखना है तो सम ऑफ 6 टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे भी कर सकते थे, 6/2 इंटू 2a, a इज बेटे -4d, ठीक है, प्लस n-1 5 इंटू d, ये 12 है. नाउ लुक एट दिस 3 इंटू -12 प्लस 5, दिस इज बेटे -8 प्लस 5, -8 प्लस 5 इज -3d. अब बेटे -9d अगर 12 है तो मेरा d जो है वो -4/3 है. कंफर्टेबल? अब क्वेश्चन में क्योंकि बेटे मुझसे 30th टर्म पूछी हुई है, तो 30th टर्म क्या है, 30th टर्म हैज टू बी बेटे मेरे पास a प्लस 29d, where a has to be -4d plus
29 इंटू -4/3, -4/3 कॉमन निकाल लो, सो दिस हैज टू बी -25. 29 minus 4 is 25 into -4/3. So obviously my answer has to be -100/3. Look at the problem. ठीक है, बहुत कुछ मुश्किल नहीं था. पहले बेटे मैंने इसको यूज किया, इससे मैंने ए और डी का रिलेशन निकाल लिया. सम ऑफ 6 टर्म्स ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, इससे डी आ गया, जिससे मेरे पास 30th टर्म की वैल्यू आ गई. आई होप द पॉइंट इज वेरी क्लियर. Look at the video, respectively pause and then move on. Okay, moving to the fourth question. It says in an AP if the product of first and third term is 96 and the sum of these three terms is 30. एक क्लियर सजेशन होती है बेटे, जब भी हमारे पास ऐसा दिया हो सम ऑफ 3 टर्म्स, सम ऑफ 4 टर्म्स, अगर मेरे पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स का सम है, इस केस में हम लोग गिवन दी सम है और ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो 3 टर्म्स को सपोज करते समय आई वुड पर्सनली प्रेफर इसको सॉल्व करना. इससे बेटे ए डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है. ठीक है, सो अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स दिए और उनका सम डिफाइंड हो तो एक तरह से मिडल टर्म ऑटोमेटिकली डिफाइंड है, वो कैलकुलेट करना आसान है. तो if I'll start with this, it says the sum of these 3 terms is 30. इनका ध्यान से देखो, जो सम है उसमें d कैंसिल हो जाएगा, 3a 30 है, दैट मीन्स a 10 है. तो मेरी फर्स्ट टर्म अगर 10 माइनस d है, ये 10 है और ये 10 प्लस d है, ये दिया हुआ है. अब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, सो 10 माइनस d into 10 plus d is equals to 96. अब a minus b into a plus b is what? 100 minus d square is 96, or we could easily know d square has to be 4, d has to be plus or minus 2. अब प्लस 2 लिखो माइनस 2 लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा. देखो लॉजिकली अगर माई प्लस ले लेते हो तो ये 8 10 12 हो जाएगा, माइनस ले लेते हो तो 12 10 8 आ जाता, बिकॉज ये नहीं कहा हुआ कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है. एनीवेज द 3 टर्म्स हैज टू बी 8 10 एंड 12. पूछा भी ये हुआ था बेटे फाइंड दी स्मॉलेस्ट टर्म, सो स्मॉलेस्ट टर्म हैज टू बी 8. प्रीटी इजी. ठीक है, सो जब भी गिवन दी सम हो हमारे पास ऐसे हमेशा स्टार्ट करना चाहिए. इवन में हम लोग a माइनस 2d a वो करते हैं, वो भी हम आएंगे, विल हैव अनदर क्वेश्चन फॉर दैट. वो पॉइंट्स बेटे बेसिक क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं. रिमेंबर दैट फॉर्मूलाज वेरी क्लियरली. श्योर. मूविंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन, लिटिल टिपिकल, उसको याद रखना है. पहली तो बात बेटे, बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहती है जब मैं नंबर ऑफ एपीज फॉर्म की बात करता हूँ. द डिफरेंस कैन बी जीरो, रिमेंबर इट वेरी क्लियरली. अगर डिफरेंस जीरो है, सारी टर्म्स की वैल्यू सेम हो जाएगी, that is also an AP and we'll say that would be a common difference of 0. So even if all the terms of an AP are same, still it is an AP. Perfect. अब मुझे ऐसे 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं जहाँ पर टर्म्स AP में हैं. तो हम कुछ केसेस बनाएंगे जहाँ D 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है and so on and so forth. अब अगर डिफरेंस 0 है तो बेटे सारी टर्म्स ऐसे सेम हो सकती हैं. That means we can have 9 such series, 1 1 1 2 2 2 till 9 9 9. So there could be 9 such series. अगर कॉमन डिफरेंस 1 है तो बेटे 1 से स्टार्ट कर सकता हूँ. ऐसे करते करते बच्चे मैं लास्ट में 9 ले सकता था, इसलिए मैंने 7 8 9 लिया. अब एक याद रखना है, अगर कॉमन डिफरेंस 1 हो सकता है तो कॉमन डिफरेंस रिवर्स लेके -1 भी हो सकता है. सो 3 2 1 4 3 4 भी वैलिड है. बेटे लॉजिक समझो, ये सारे रिवर्स में भी वैलिड हैं. दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ कॉमन डिफरेंस ऑफ -1. एक और पॉइंट जो सब भूल जाते हैं, 0 1 2
could not be a बेटे 3-digit number but the reverse of this is possible. So इसमें एक और केस लेना है. ये वन केस कौन सा है जहां मैंने क्या लिया 210. ये बहुत लोग पेपर में भूल जाएंगे बेटे बिकॉज 012 इज नॉट अ वैलिड 3-digit नंबर बट द रिवर्स ऑफ दिस 210 इज अ वैलिड 3-digit नंबर. ये केस लेना नहीं भूलना है. अगला बच्चे कॉमन डिफरेंस ऑफ 2 है. दैट मीन्स मैं 135 लूँगा, फिर 246 लूँगा, लास्ट में बेटे 975. व्हाट डज दैट मीन्स 5? रिवर्स ऑफ दैट वुड हैव अ कॉमन डिफरेंस ऑफ -2. फिर से बेटे +1 वाला केस लेना है जिसमें 024 नहीं है लेकिन 420 वैलिड है. सो इसका मतलब यहाँ पे 11 केसेस आएंगे. ऐसे बेटे कॉमन डिफरेंस 3 लूँगा तो 147, 258, 369. रिवर्स मीन्स -3 का कॉमन डिफरेंस, एक 036 की जगह 630. सो ये केसेस ऐसे बन जाएंगे. लास्ट केस बनेगा कॉमन डिफरेंस ऑफ 4 का विच इज 159, रिवर्स 951 and one more which is 840. So total cases has to be 9 plus 15 plus 7 plus 11 plus 7 plus 3, that has to be 20 plus 10 30 plus 15 45. थोड़ा सा टिपिकल है. You need to probably remember this total number of such 3-digit numbers that can be formed. एक बार इसको देखो, वीडियो पॉज करो, फिर अगले क्वेश्चंस को खुद ट्राई करो. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. बहुत मुश्किल नहीं था, उसको सिर्फ एक बात समझनी थी. 6 अलग अलग टर्म्स हैं एपी में और हर एक टर्म जो है वो डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर है लेस देन 100. इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सम ऑफ दीज टर्म्स इज अ परफेक्ट क्यूब. बेटे और ज्यादा कुछ दिया नहीं हुआ, सिर्फ सम की बात की हुई है. क्योंकि सिर्फ सम की बात की हुई है सो मैं प्रेफरेंस इज वेरी क्लियर. अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो तो हम कुछ ऐसे मूव करते हैं. याद रखना यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2D है. सो अगर 2 टर्म्स हैं तो कॉमन डिफरेंस 2D है. मतलब बेटे जब मैं इधर मूव करूँगा, क्योंकि मुझे 6 टर्म्स लेनी थी, तो आई हैव टू प्रॉब्ली पुट दिस इन दिस फॉर्मेट. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं ऐसा लेते क्यों है, बिकॉज इसमें अब जब सम लूंगा तो डी वुड कैंसल आउट. सो द क्वेश्चन गेट्स रिड्यूस्ड टू दिस 6a शुड बी अ परफेक्ट क्यूब. अब बेटे ध्यान से समझो, ये परफेक्ट क्यूब है, सारी टर्म्स नेचुरल नंबर हैं और उनका अर्थमेटिक मीन भी एक नेचुरल नंबर है. मतलब ये जो a है ये एक ऐसी टर्म होनी चाहिए ताकि 6 से मल्टीप्लाई करने पे एक क्यूब आ जाए. तो बेटा a जो है 6 का स्क्वायर हो सकता है, दैट इज 36 हो सकता है. हाँ, अगर कंस्ट्रेंट ना दिया होता तो मैं a को 6 स्क्वायर इंटू कुछ क्यूब डाल सकता था. दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. 6 इंटू 6 स्क्वायर 36 इंटू सम क्यूब वुड अगेन बी अ परफेक्ट क्यूब. बट 36 को मैं जिससे भी मल्टीप्लाई करूंगा 100 को क्रॉस कर जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है. द ओनली पॉसिबल केस इज ए, द अर्थमेटिक मीन हैज टू बी 36. कंफर्टेबल? नेक्स्ट, क्योंकि बेटे मैं कॉमन डिफरेंस की बात कर रहा हूं, वो डी है, हर एक टर्म नेचुरल नंबर है. दैट मीन्स द लोएस्ट टर्म हैज टू बी ग्रेटर देन 0 एंड द हाइएस्ट टर्म हैज टू बी लेस देन 100. दिस मीन्स डी has to be less than 36 by 5 as well as D has to be less than 64 by 5. That means D बेटे 7.2 और 8.12 point something से कम है, तो maximum value of D has to vary from 1 till 7. ठीक है, डिफरेंट टर्म्स हैं, D 0 नहीं हो सकता, तो जो D की वैल्यू है वो 1 से लेके 7 तक वेरी कर सकती है. So what we can conclude is there has to be 7 distinct such series that can be formed. So पहला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया. The arithmetic mean of these numbers has to be 36 and there could be 7 such different series that could be formed in this case. Comfortable? Good enough. Moving to the 7th question.
ओके, नाउ लुकिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7। देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए होते हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जर्नलाइज हैं, एथ बीएथ टर्म बोलें, एनएथ टर्म बोलें, तो कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि सेकंड होना चाहिए, थर्ड होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस करने का सबसे इजी लॉजिक सिर्फ एक है कि कुछ भी सपोज कर लो। इफ यू रीड द क्वेश्चन, इट सेज द एथ टर्म ऑफ एन एपी इज बी एंड द बीएथ टर्म ऑफ द सेम एपी इज ए। जनरलाइज करने के लिए, इजी करने के लिए द बेटर वे वुड बी मैं ए को 1 मान लूं और बी को 2 मान लूं। सो हाउ वुड आई रीड दिस क्वेश्चन? द फर्स्ट टर्म of this AP has to be 2, the eighth term has to be B and the Bth term has to be 1. अब बेटे अगर फर्स्ट टर्म 2 है, सेकेंड टर्म 1 है, तो मेरा कॉमन डिफरेंस -1 है। कंफर्टेबल? और पूछा हुआ है देन व्हाट वुड बी द A प्लस Bth टर्म। अब बेटे अगर A 1 लिया है और B 2 लिया है, तो A प्लस B जो होगा वो थर्ड टर्म हो जाएगी। मुझे दिख रहा है अगर कॉमन डिफरेंस -1 है तो मेरी थर्ड टर्म 0 होनी चाहिए। व्हाट डज दैट मीन्स? व्हेन विल गो बाय द ऑप्शंस, A और B को 2 और 1 रिस्पेक्टिवली, A को 1 B को 2 डालने से द आंसर शुड टर्न आउट टू बी 0। तो A कुड बी अ वैलिड ऑप्शन, B नहीं हो सकता, 1 कुड नॉट बी अ वैलिड ऑप्शन। मॉड ऑफ A माइनस बी बेटे 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 है, तो C भी हो सकता है, D A B है, 2 नहीं हो सकता। What does that means? मेरे पास दो ऑप्शंस रह गई, ऑप्शन A या ऑप्शन C। अब बच्चा, क्योंकि मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, तो मैं कुछ वैल्यूज को चेंज करके चेक करूंगा। वैल्यूज चेक करते समय इतनी बात का ध्यान रख लेना, I should not take again a value where mod of A minus B -1 again would be 0, because अगर तुम A को सपोज 2 लेके B को 3 ले लेते हो, तो 2 माइनस 3 फिर से mod 1 होगा, 1 माइनस 1 0 होगा, वुड नॉट बी एबल टू फिगर आउट 0 आना चाहिए कि C आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, कुछ ऐसी वैल्यू ले लूंगा जिसमें mod ऑफ A माइनस B -1 0 ना आए। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, 0 फिर से ये लेने से आ गया तो ऑप्शन A होगा, और अगर इनका डिफरेंस 2 माइनस 1 आंसर आ गया तो ऑप्शन C होगा। तो अब मैं इस क्वेश्चन को कैसे पढ़ूंगा? इस वैल्यूज के साथ जो फर्स्ट टर्म है, अगर वो 3 सपोज कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, तो जो थर्ड टर्म है, बीएथ टर्म है, वो बच्चे 1 होनी चाहिए। ध्यान से देखो, जब दो टर्म्स शिफ्ट कर रहा हूं तो टोटल डिफरेंस -2 आ रहा है, मतलब फिर से कॉमन डिफरेंस -1 है। तो जो 1 + 3 फोर्थ टर्म होगी इस सीरीज में, फिर से जो फोर्थ टर्म होगी वो बेटे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस -1 होने की वजह से 0 हो जाएगी। सो द वैलिड आंसर हैज टू बी 0। आप इसको अदरवाइज कर सकते हो फॉर्मूले से, नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट, बट ये मेथड सीखना ज़रूरी है बेटे। हम जर्नलाइज कर लेते हैं, जहाँ भी चीज़ों को nth टर्म, ath टर्म, bth टर्म में कहा होता है, कुछ भी सपोज करके उसको वैलिडेट किया जा सकता है। श्योर? अगेन ट्राई टू पॉज द वीडियो एंड सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8 योरसेल्फ। Okay, looking at question number 8, it says the sum of first n terms of an AP is equals to sum of first m terms of the same AP. टर्म कोई भी हो, इसलिए मैं टर्म्स को a प्लस डी, a प्लस 2d मान के चल रहा हूं। अब उसने बेटे सम ऑफ m टर्म, सम ऑफ n टर्म्स बोला है। फिर से बेटे समझने के लिए मैं कुछ भी जर्नलाइज कर सकता हूं। मैं फिलहाल m को 1 और n को 2 मान रहा हूं। ये समझना ज़रूरी है। सपोज करना कैसे, किसको जर्नलाइज किया हुआ है वो देखो, नंबर ऑफ टर्म्स को जर्नलाइज कर रहा है। वो कहता है कोई भी हो सम ऑफ m सम ऑफ n के इक्वल है, तो m को जब 1 मान लिया तो सम ऑफ 1 टर्म a है, सम ऑफ 2 टर्म्स 2a प्लस d है। तो अगर मैं m को 1 और n को 2 मान लूँ तो मेरा ये जो a है वो माइनस d के इक्वल आ रहे हैं। What does this means? According to this supposition, my series has to be minus d 0। a को अगर माइनस d डाल दूं तो बेटे ये 0 हो जाएगा। माइनस d प्लस 2d would be d, so this has to be required AP if I suppose m as 1 and n as 2। अब मुझे निकालना क्या है,
सम ऑफ फर्स्ट m प्लस n टर्म्स. सो बेटे m प्लस n मीन्स मुझे सम ऑफ 3 टर्म्स चाहिए. सो मुझे दिख रहा है जो 3 टर्म्स का सम है वो 0 आ रहा है. दैट मीन्स अगर मैं m को 1 और n को 2 सब्स्टिट्यूट करूं तो ऑप्शन में 0 आना चाहिए. ए ऑप्शन हो सकती है. बी ऑप्शन m प्लस n है, 3 पॉसिबल नहीं है. डिफरेंस ऑफ दिस इज 1. -1 अगेन टर्न्स आउट टू बी 0, सो कुड बी अ वैलिड ऑप्शन. m इंटू n फिर से वैलिड ऑप्शन नहीं है. मैंने जानबूझ के बेटे हमेशा ऐसे ऑप्शन डाल रहा हूँ जिसमें फर्स्ट सपोजिशन से 2 आंसर्स आ रहे हैं. फिर से मैं चेंज करने के लिए क्या करूँगा, m को 1 ले लूँगा और n को 3 ले लूँगा. इससे सम ऑफ 1 टर्म्स शुड बी इक्वल्स टू सम ऑफ 3 टर्म्स विच इज 3a प्लस 3d. बेटे -2a, so a has to be -3/2d. ये क्लियर है. इस सपोजिशन में मेरी जो AP बन जाएगी वो -3/2d -1/2d प्लस d करने से मैं एक ही जगह अगर -3/2d डाल दूंगा तो ये बनना शुरू हो जाएगा. सम ऑफ 1 प्लस 3, 4 टर्म्स. यहां पे भी देखो बेटे इन सम ऑफ 4 टर्म्स जो आ रहा है समेशन इसका बच्चे summation of 4 terms again turns out to be 0. So that is option C is not a valid option. Option A becomes the only valid option. Look at the generalized types of questions. AP को अगर journal format में दिया हो, कुछ भी n terms, m terms, ath term ऐसा कुछ डिफाइन किया हो, कौन सी टर्म में वो डिफाइन ना किया हो तो उसको जर्नलाइज करके हम सॉल्व कर लेते हैं. कंफर्टेबल? गुड. Now the next few questions are typically on GP. बेसिक GP के फॉर्मूले रिवाइज करके इन क्वेश्चंस को ट्राई करना है. 9th और 10th क्वेश्चन देखने में ऑलमोस्ट सेम लगता है बेटे, बट वी नीड टू बी लिटिल मोर क्रिटिकल विद द वर्ड्स यूज्ड. 9th क्वेश्चन में कह रहा है बैक्टीरिया डिवाइड्स इटसेल्फ इनटू 3 न्यू बैक्टीरियाज. अगर मैं मान लूं कि मेरे पास इनिशियली एक बैक्टीरिया था, when it divides itself into 3 new bacterias, these would be the number of bacteria born in one day. हर 24 घंटे के बाद हर दिन में एक 3 में बदल जाता है तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया born has to be 3. ये खुद खत्म हो जाएगा. These 3 will further gets divided into 9, which further gets divided into 27 and so on and so forth. इस तरह से at the end of 10th day the total number of bacteria that would be there would be 3 raised to power 10. But question थोड़ा सा अलग था. It says the total number of bacteria born in 10 days, not at the end of 10th day but total of 10 days. तो बच्चा total number of bacteria born in 10 days has to be this. इसकी वैल्यू क्या है, A into R, common ratio भी 3 है, raised to power n -1 upon 3 minus 1. So बेटे टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरियाज बॉर्न जो हैं वो डायडली भी पुट लाइक दिस. दैट इज द नंबर ऑफ बैक्टीरियाज बॉर्न इन 10 days. 10th क्वेश्चन साथ ही लिख रहा हूँ, थोड़ा सा डिस्टिंक्शन याद रखोगे. 10th क्वेश्चन में ध्यान से देखो बेटे, उसने कहा है बैक्टीरिया डिवाइड्स इटसेल्फ इनटू 3 न्यू बैक्टीरियाज. अब बेटे बात का फर्क समझना है. यहाँ पे बात हो रही है डिवाइड्स इटसेल्फ इनटू 3 न्यू. What does this means? So sorry, 10th question it gives birth to 3 new bacteria. Giving birth to 3 new means one will give birth to 3, will not destroy itself, so total number of existing bacteria would be 4. Let's be very clear with this point बेटे, यहाँ पे bacteria born 3 होंगे, total at the end of first day would be 4. So what would happen in second day? On second day, this 4 will give birth to 12. Total would be 16. Next day, this 16 will give birth to 48. So total would be 64. अब ये खुद डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, बर्थ दे रहा है, तो एक के 3 नहीं होंगे, एक से 4 हो जाएंगे. 4 will become 16. मुझे निकालना है नंबर ऑफ बैक्टीरियाज बॉर्न.
लैंग्वेज का ध्यान रखना होता है बेटा, यहाँ पे अब नंबर ऑफ बैक्टीरियाज बोर्न हैज टू बी 3, 12, 48 एंड सो ऑन। यहाँ पे ध्यान से देखो तो कॉमन रेशियो 3 नहीं है, 4 है। सो बी वेरी क्लियरफुल विद द यूसेज ऑफ वर्ड्स। टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरियाज बोर्न ए, आर यहाँ पे बेटे 4 हो जाएगा। 10 डेज हैं तो फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, 10th डे r minus 1. So total number of bacteria born in this case has to be 4 raised to power 10 minus 1. दोनों अलग क्वेश्चन से, be very clear with the usage of language in either cases. Fine. You can pause your videos, have a look. Definitely we'll have a doubt class. You can come and ask your doubts. 10th तक clear है? 11th question. 11th क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है बेटे, मेरे पास एक स्केयर है ABCD, वो कह रहे बच्चा कि इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक नया स्केयर बनाया गया। अब ध्यान से देखो बेटे, जब मैं इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल रूल्स को यूज करना है। होगा क्या, ध्यान से फिगर्स को थोड़ा सा देखो बच्चे। यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरह से डिवाइड कर दूं, समझाने के लिए एक ड्रॉ कर रहा हूं, तो कैन वी अंडरस्टैंड व्हाट वुड हैपन इज, ये जो ट्राइंगल्स हैं ये सिमिलर बन जाएंगे। आइडियली बेटे ये ट्राइंगल यहाँ से भी अगर ब्रेक कर दो तो इसकी इक्वल होगा, इसकी इक्वल होगा। वैसे भी एज अ प्रॉपर्टी याद रख लेना, जब आप स्केयर्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनाते हो, यहाँ पे जो अंदर वाले ट्राइंगल है इसको ऐसे ले लो, वो बेटर होगा देखने में। ये दोनों ट्राइंगल सेम होंगे, ठीक है, जो इसकी इक्वल है ये इसकी इक्वल है, इसके ये भी एक छोटा स्केयर है, और ये जो डायगोनल है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। सो व्हाट वुड हैपन इज, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल हैं, सो ये जो अंदर वाला ट्राइंगल है इसका एरिया वुड बी एग्जैक्टली हाफ ऑफ द आउटसाइड ट्राइंगल। व्हाट डज दैट मीन्स, फर्दर जब मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, सो ये जो अंदर ट्राइंगल बनेगा ये इस रेड वाले ट्राइंगल के हाफ होगा। तो होता क्या जाएगा, एवरी सब्सिक्वेंट ट्राइंगल फॉर्म वुड बी एग्जैक्टली हाफ ऑफ एरिया ऑफ द प्रीवियस वन। तो पहले अगर बेटे हर एक की लेंथ 4 थी तो एरिया कितना था ओरिजिनल का, 4 स्क्वायर, दैट इज 16। सम ऑफ ऑल सच ट्राइंगल 16 प्लस 16 का हाफ 8, जो ये रेड वाला है, फिर उसका हाफ 4, फिर उसका हाफ 2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स डिफाइंड नहीं है तो वी कैन हैव इन्फिनाइट सच सीरीज। सो सम ऑफ इन्फिनाइट सीरीज हैज टू बी a अपॉन 1 माइनस आर। कॉमन रेशियो बेटे 1/2 हो जाएगी। 16/1/2 has to be 32. So I hope 11th is also clear. Can I have a look at the question? Okay, moving further. अब 12th क्वेश्चन बेटे बेसिक के कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं। वो कह रहे थे 3 terms of the GP are this and none of the 3 terms can be equal. We want to find out the value of the maximum of these 3 terms. अब कभी भी टर्म्स GP में दी हूँ एज x, 2x plus 3 and 3x plus 2, क्योंकि बेटे टर्म्स GP में है तो हम बेसिक फंडामेंटल ऑफ GP क्या यूज करते हैं, इफ 3 terms follows a GP then the middle term का square has to be product of other 2 terms because the middle term has to be the geometric mean between the other 2 terms. तो इसको हम कैसे यूज कर लेंगे, 2x plus 3 जो है उसका स्क्वायर has to be x into 3x plus 2. अब बेटा आराम से क्वाड्रेटिक बनाई जा सकती है। इट सेज 4x स्क्वायर प्लस ये बेटे 12x 2ab
plus 9 should be equals to 3x square plus 2x. This would be x square plus 10x plus 9. That could be equals to 0. अब इसके जो दो रूट्स हैं वो -1 कॉमा -9 है. ठीक है, साइंस की गलती नहीं करने बेटे, नेगेटिव में आएगा. इसे x प्लस 1x प्लस x प्लस 9x करोगे तो रूट्स -1 और -9 आएंगे. अब बेटे अगर -1 डाल के देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू -1, मेरे पास क्या बन जाएगा? द फर्स्ट टर्म इज -1, 2 इंटू -1, 2 इंटू -1 इज -2 प्लस 3 इज 1, 3 इंटू -1 -3 प्लस 2 इज अगेन -1. ये जीपी तो है जिसमें कॉमन रेशियो -1 है, बट मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगा बिकॉज दीज टू टर्म्स बिकम्स इक्वल एंड द अंडरलाइंग कंडीशन इज नन ऑफ द थ्री टर्म्स कुड बी इक्वल. तो बेटे ये इक्वल नहीं हो सकती थी, ये वैलिड नहीं रहा. अब x को बेटे -9 डाल के सब्स्टिट्यूट कर लो. x अगर -9 है तो फर्स्ट टर्म बेटे -9, 2 इंटू 9 -9 इज -18 प्लस 3, दैट इज -15. थर्ड टर्म वुड बी 3 इंटू -9, 3 इंटू -9 इज -27 -25. ध्यान से देखो तो जो कॉमन रेशियो है बेटे वो 15/9 आ जाएगी, 5/3. इसको भी 5/3 से मल्टीप्लाई किया हो गया. सो बेटे उसने पूछा क्या है? मैक्सिमम ऑफ दीज थ्री टर्म्स, सो मैक्सिमम हैज टू बी -9. लुक एट द फंडामेंटल्स बेटे, साइंस की गलती नहीं कर रहे हैं. यहाँ पे जो टर्म्स आ रही है वो -9, -15 और -25 आ रही हैं. कंफर्टेबल बच्चा? श्योर? ओके, गुड इनफ. मूविंग टू द 13th क्वेश्चन. बेटा आई एम कीप रिपीटिंग, प्लीज वीडियोस को पॉज करके खुद ट्राई करो क्वेश्चंस को, फिर सॉल्यूशंस देखो. गो वन बाय वन, थोड़े से टफर हैं, लेंथियर हैं, बट ट्राई ईच क्वेश्चन इंडिविजुअली, ट्राई ऑन योर ओन. 13th क्वेश्चन कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 1728 एंड सम ऑफ दीज टर्म्स इज 38. एक चीज बार बार समझाई जाती है बेटे, जैसे एपी में सम दिया हो तो हम सपोज करते हैं, ऐसी अगर जीपी में प्रोडक्ट गिवन हो तो हम थ्री टर्म्स को क्या मान लेते हैं? ए बाय आर, ए और ए आर. ये क्यों सपोज किया जाता है? बिकॉज जब मैं इनका प्रोडक्ट लेता हूं तो मेरे जो आर है वो कैंसल आउट हो जाता है, मेरे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगी. सो प्रोडक्ट ऑफ दीज थ्री टर्म्स ए आर इंटू ए आर इज 1728 और ए क्यूब. 1728 बेटे 12 का क्यूब है, तो जो ए है वो पक्का 12 है. इतनी बात क्लियर है बेटा? सो मैं डिफाइन कर रहा हूं, जब भी गिवन दी प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स हैं, अगर बेटे ऑड नंबर ऑफ टर्म्स थी तो हमने ये माना था, इवन नंबर ऑफ टर्म्स होती तो बेटे हम जैसे एपी में करते हैं ये 2 ले लेते, 4 टर्म्स लेनी होती तो ये आर क्यूब हो जाएगा, ये ए बाय आर क्यूब हो जाएगा. कंफर्टेबल? यहाँ कॉमन रेशियो आर स्क्वायर आ जाएगी. दिस इज फॉर इवन नंबर ऑफ टर्म्स. ठीक है, इवन के लिए हमेशा जैसे चलते हैं, ऑड के लिए हमेशा ऐसे चलते हैं. नाउ टर्निंग बैक टू दिस क्वेश्चन, ये मेरे पास A12 आ गया. अब वो क्या कह रहे हैं बेटे? सम ऑफ दीज टर्म्स. देखो पहली टर्म मेरे पास ए बाय आर है, ये 12 है, और ये 12 इंटू आर जो है वो किसके इक्वल दिया हुआ है? 38 के. बेटा एक तो हिट एंड ट्रायल कर सकते हो, चाहो तो इक्वेशन बना लो, इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लो. 12 आर स्क्वायर, इधर जाके माइनस आ जाएगा 26 आर प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब मैं बेटे 26 को ब्रेक करूंगा ताकि प्रोडक्ट 144 आ जाए. वो बेटे ब्रेक करके हम लोग कर सकते हैं 18 इंटू 8, बट बेटर वे ऑफ डूइंग दिस. अगर ऐसा कुछ आ जाए और थोड़ा सा बड़ी क्वाड्रेटिक्स भी बनती हैं तो बच्चे इसमें ऑप्शंस को ट्राई किया जा सकता है. देखो पूछा क्या हुआ है,
ग्रेटेस्ट ऑफ दीज थ्री टर्म्स, तो ग्रेटेस्ट जो होगी वो बेटे 12 से तो बड़ी होगी, 12 ऑप्शन चली गई, 27, 28, 18। अगर ये 18 है, 12 आर अगर 18 है तो बेटे आर जो है वो 3/2 है। यहाँ 3/2 डाल दूंगा तो 12/3/2 जब करूंगा तो बेटा वो 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 18 प्लस 8 26 वैलिड हो गया। बाकी ऑप्शंस वैसे भी रिजेक्ट हो रही हैं, एक 27 और एक 28 है। अगर ये 27 है तो ये नेगेटिव हो जाएगा 1, विच इज़ नॉट पॉसिबल, वो जीपी नहीं बनाएगा ना। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये 12 है और अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, नहीं तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है। पहली नेगेटिव और अगली दो पॉजिटिव जीपी में पॉसिबल नहीं है। कॉमन रेशियो कैसे चल रही है, तो तीनों पॉजिटिव होंगी। उसके लिए ऑब्वियसली बेटे अगर ये ग्रेटेस्ट टर्म दिया हुआ है तो वो 26 से खुद बड़ा तो हो ही नहीं सकता। सो द ओनली पॉसिबल ऑप्शन वाज 18। वैलिड? ध्यान से देखो बेटे, समझ आया? गुड इनफ। इसी तरह से अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं, 14th पे। It says if the second, third and first term of a GP form an AP, find the first term given the sum to infinite of this GP is 36. Now, अगर मेरी GP की सीरीज है तो बेटा GP series has to be AR square and so on. Sum of infinite terms has to be A upon 1 minus R, which in the question is given as 36. That is the first constraint. Second, they have said that second, third and first term forms an AP. That means AP जो चल रही है उसमें पहले सेकेंड टर्म है, फिर थर्ड टर्म है और फिर फर्स्ट टर्म है। What does this means? अगर टर्म्स AP में है तो twice of middle term should be sum of the other two terms. इसका जो twice है वो इन दोनों का सम होगा। कंफर्टेबल? अब इसमें से अगर मैं एक कॉमन निकाल लूं तो बच्चे इधर ए से कैंसल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी 2r स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज कर सकते हैं एज यूजुअल, जैसे आपको अच्छा लगे। आपको फैक्टर्स बनाने अच्छे लगते हैं वो बनाया करो, सीधे रूट्स निकाल सकते हो तो निकाल लो। ये 2r प्लस 1 हो जाएगा तो r इज आइदर -1/2 और +1। कंफर्टेबल? तो या तो कॉमन रेशियो -1/2 है या 1 है। अब जब मैं एक चीज़ बोलता हूँ सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स डिफाइंड है तो r जो होता है बेटे दैट हैज़ टू बी लेस देन 1। बेसिकली वो -1 और +1 के बीच में होता है, 1 इंक्लूड नहीं हो सकता। अगर 1 हो जाए तो ये डिफाइंड नहीं रहेगा। दैट इज वाई 1 इज नॉट अ पॉसिबल सॉल्यूशन। सो r हैज़ टू बी -1/2। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा a अपॉन 1 माइनस -1/2, दैट हैज़ टू बी 36। a शुड बी 36 इंटू बेटे डिनोमिनेटर का 3/2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो माई फाइनल आंसर हैज टू बी 54। लुक एट द प्रॉब्लम बेटे, कॉमन रेशियो -1/2 है तो अगर नेक्स्ट टर्म निकालनी होगी तो -27 आएगी, फर्स्ट टर्म हैज टू बी +54। दैट वाज 14th क्वेश्चन। क्लियर है? बेसिक रूल्स है बेटे, बस उसी को थोड़ा अप्लाई कराया हुआ है। और कहीं पे अगर लग सके तो ऑप्शंस लगाओ, वुड बी एन ईजियर जॉब। इसमें ऑप्शन लगाना वुड नॉट बी वेरी इजी, सो आई हैव नॉट वर्क विद ऑप्शन इन दिस केस, बिकॉज पूरा सॉल्व करना पड़ता। कर सकते थे वैसे यहाँ 54 के साथ r निकाल लेते और फिर सब्स्टिट्यूट करके देख लेते, बट वुड हैव बीन लिटिल मोर लेंथियर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एक छोटा सा पॉइंट समझाना है। दैट इज द पॉइंट ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। बहुत डिटेल में नहीं आता है, बट अगर कहीं भी HP आ जाए तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है क्या? द रिवर्स ऑफ द टर्म्स विल फॉलोज एन AP। कुछ नहीं, नॉर्मल लोग इसको ऐसे लिखते हैं
ये एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन जाएगा 1/a 1/a प्लस डी, बिकॉज इनका रिवर्स करने पे बेटे देखो तो a प्लस डी a प्लस 2d आ जाएगा. कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एन एच पी कुड बी लाइक, अगर मैं ले लूँ 1/1 1/2 1/3, ये बेसिकली एक एच पी होगी. ठीक है. नाउ इम्पॉर्टेंट रूल टू रिमेंबर, अगर बेटे हार्मोनिक प्रोग्रेशन पे कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो हम कहते हैं ए बी सी आर इन एच पी, देन बेसिकली होता क्या है, जो मिडल टर्म होती है दैट इज ट्वाइस ऑफ ए सी अपॉन ए प्लस सी. अब ये रूल आया कहाँ से, ये रूल इंपॉर्टेंट है. आया कहाँ से, देखो अगर ए बी सी एच पी में है तो 1/a 1/b एंड 1/c शुड बी इन AP. मतलब ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म शुड बी इक्वल्स टू सम ऑफ अदर टू टर्म्स, और 2/b शुड बी इक्वल्स टू a प्लस c अपॉन AC. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे बेटे और रिवर्स ले लोगे तो b किसके इक्वल आ जाएगा, रिवर्स कर लूँगा, ये बेटे ऊपर चला जाएगा. सो क्या हो जाएगा बेटे 2AC अपॉन, ये बेटे ध्यान से देखो 2 पहले इधर आ गया था, ये 1/b हो गया था, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो 2AC अपॉन a प्लस c. सो दिस इज इंपॉर्टेंट रिलेशन दैट वी नीड टू रिमेंबर कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में जो टर्म्स होती हैं वो हमेशा इस फॉर्मेट में होती हैं. अब थोड़ा सा बेटे 15th क्वेश्चन को कुछ नहीं किया हुआ, अगर कहीं कुछ ऐसा दिखता है, मैं स्पेशल सीरीज में इसके ऊपर और समझाऊंगा, अगर आपको कहीं भी रिलेशन में tn+1 tn+2 tn दिख रहा है तो समझने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, कई बार एकदम स्ट्राइक नहीं करेगा. अगर मेरे पास कुछ ऐसा दिया हुआ है, अगर आपको पेपर में लगे कि स्ट्राइक नहीं कर रहा है तो हम क्या करते हैं बेटे, n+1 को b डाल देते हैं, n को a और n+2 को c. तो ये क्या हो जाएगा, b इंटू a प्लस सी शुड बी ट्वाइस ऑफ a इंटू सी, और b कुड बी रिटन एज, दैट मीन्स इनडायरेक्टली कह रहे हैं 15th क्वेश्चन की जो टर्म्स हैं दे विल फॉलो एन HP, अ हार्मोनिक प्रोग्रेशन. कंफर्टेबल. अब मैं क्या करूंगा, वो कह रहे T3. देखो अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन की थर्ड टर्म की वैल्यू 3 है और फोर्थ टर्म की वैल्यू 2 है, अगर बेटे ये HP में ऐसे हैं तो ये AP में क्या होंगे, AP में इसका रिवर्स होगा 1/3 और 1/2. तो AP की अगर टर्म्स की बात करूं तो a+2d दिया हुआ है और a+3d दिया हुआ है. मैं फिर से बोल रहा हूं बेटे, AP का मतलब है a+2d 1/3 है और a+3d जो है वो 1/4 है. AP इज रिवर्स ऑफ HP. अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से दिख रहा है बेटा जो कॉमन डिफरेंस है, सॉरी ये 1/2 है, सब्ट्रैक्ट कर लोगे कॉमन डिफरेंस 1/6 आ जाएगा. सो यहाँ पे अगर कॉमन डिफरेंस 1/6 है, सो लॉजिकली समझो अगर आप 100th टर्म पे जा रहे हो तो a+99d है. ठीक है, a+99d में एक चीज समझो, जब मैं यहाँ से यहाँ पे जा रहा हूँ तो आई एम मूविंग 96d, आई एम एडिंग 96d टू इट. तो मैं सीधा बेटे इसमें 96d ऐड कर लूंगा, दैट वुड बी हाफ प्लस 16 विच इज 33/2. ये हाफ प्लस 16 जो है वो 33/2 है. अगर ये AP में 33/2 है तो HP में it has to be 2/33. So the 100th term of this series has to be 2/33.
33. लिटिल डिफिकल्ट बट ट्राई टू अंडरस्टैंड. HP का जो रिवर्स है वो AP है. हम HP पे सीधा फॉर्मूला नहीं लगा सकते. हमने AP की टर्म को कैलकुलेट किया, उसका जो रिवर्स है वो HP में होगा. कंफर्टेबल? बहुत ज़्यादा HP पे क्वेश्चन नहीं आते, ज़्यादातर जर्नलाइज फॉर्मेट्स के आते हैं जो हमने अगले किए हुए हैं. बेसिक कंसेप्ट क्लियर है? रिमेंबर दिस बट रूल वेरी क्लियरली. जब भी कुछ ऐसा दिया होगा, ये बेटे अगर टर्म्स इस फॉर्मेट में आ जाएं तो दिस वुड सिग्निफाइज HP. मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर मेरे पास टर्म्स ऐसे आ जाएं तो 2B इज इक्वल्स टू A प्लस C, ये AP को रिप्रेजेंट करता है. मिडल टर्म का स्क्वायर इज द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू टर्म्स, तो ये GP को डिफाइन करता है. ये रिलेशंस आ जाएं कई बार तो डायरेक्टली हम उस पर AP, GP और HP लगा सकते हैं. श्योर? ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16. अब ज़्यादातर पेपर में जो HP के क्वेश्चन दिखते हैं वो जर्नलाइज दिखते हैं. देखो फिर से जब मैं 16th टर्म क्वेश्चन में जा रहा हूँ, मुझे कुछ वैल्यू नहीं डिफाइंड है, जर्नल है, ABC HP में है और मुझे वैल्यू निकालनी है B प्लस A और जो भी है. अब अगर कुछ डिफाइंड नहीं है तो मैं ABC जो HP में है उनको 1/1, 1/2 और 1/3 मान लूँ, या 1/1, 1/3, 1/5 मान लूँ, फ़र्क नहीं पड़ेगा. मैं जो मर्जी सपोज कर लूँ, मैं ऑप्शन निकाल सकता हूँ. मुझे निकालना क्या है? B प्लस A अपॉन B माइनस A प्लस B प्लस C अपॉन B माइनस C. सो क्या करना चाहिए? B को 1/1 सब्स्टिट्यूट कर दे, सो दैट इज 1 प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2, 1 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3. सो ध्यान से देखो तो बच्चे ऊपर क्या आ गया? 3/2, नीचे 1/2 आ गया. ऊपर 4/3 है, नीचे 2/3 है. दिस वुड बी 3 प्लस दिस वुड बी 2. कंफर्टेबल? सो नथिंग वेरी टिपिकल. मैंने सिंपल किया, B प्लस A अपॉन B माइनस A है, तो B प्लस A बेटे 1 प्लस 1/2 हो जाएगा अपॉन 1 माइनस 1/2. B इज सो सॉरी, कुछ गड़बड़ हो गई, वेरी सॉरी बेटे. B हैज़ टू बी 1/2. वेरी सॉरी, पूरा गलत हो गया. मैं दोबारा कर रहा हूँ. आई होप ये गलत हो गया, क्योंकि B जो है वो 1/2 है, तो मुझे कुछ और करना चाहिए था. आई हैड टू डू 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 माइनस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1/2 माइनस 1/3. वेरी सॉरी गाइज, नीड टू क्रॉस चेक दैट. अब ऊपर बेटे 3/2 आ रहा है और नीचे माइनस 1/2 आ रहा है. वहीं यहाँ पे जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो ये 5/6 आ रहा है और नीचे 1/6 आ रहा है. ये बेटे मेरे पास ध्यान से देखो तो -3 आ जाएगा +5. सो माई एंड रिजल्ट हैज़ टू बी +2. दैट इज द ऑप्शंस आर नॉट मैचिंग. आई होप पॉइंट क्लियर है. बट एक चीज़ सजेस्ट कर रहा हूँ बेटे, जब भी AP GP को कुछ जर्नल करके डाला हो, ऑलवेज गो एंड ट्राई टू पुट इट लाइक दिस. श्योर? 17th क्वेश्चन. अगेन 17th क्वेश्चन को भी ध्यान से देखो तो फिर से मेरे पास जर्नलाइजेशन है. प्लीज़ वीडियोस पॉज करके पहले खुद ट्राई करो. उसने कहा ABC AP में है और B माइनस A C माइनस B और A जो है वो GP में है. अब मैं ABC को अपनी मर्जी से कुछ भी सपोज नहीं कर सकता. रीजन बीइंग ये ज़रूरी नहीं है ना GP में आए. अब दो तरीके, एक तो पूरा सॉल्व करो. मैं मानूं कि फर्स्ट टर्म अगर A है तो AP के हिसाब से A प्लस D और A प्लस 2D है. ये बेटे अगर A है तो ये B है और ये C है. अब B माइनस A क्या बन जाएगा? B माइनस A would be D, C minus B would be again D, and this A are in GP.
अब सिंपल है बेटे, अगर ये दोनों d हैं, यहाँ पे कॉमन रेशियो अगर 1 है तो ये भी 1 होनी चाहिए। दैट मीन्स जो तीनों टर्म्स हैं वो तभी पॉसिबल है अगर तीनों टर्म्स इक्वल हो, तीनों d हैं या तीनों a हैं, वैलिड हो जाएगा। ठीक है, सो मुझसे पूछा क्या हुआ बेटे, ध्यान से देखो बेटा, मैं फिर बोल रहा हूँ, b माइनस ए जब करूँगा तो a आ जाएगा, c माइनस बी करूँगा तो भी मेरे पास a आ जाएगा। इसका मतलब बेटे मेरे पास जो टर्म्स हैं ये b माइनस ए बी डी है, ये भी d है, ये भी d है। सो सॉरी, ये जो फर्स्ट टर्म अगर मेरी d आ गई तो a प्लस डी क्या हो गई 2d, ये क्या हो गया बेटे 3d। तो इनका जो रेशो है वो क्या बन जाएगा 1:2:3। कंफर्टेबल? इसे बेटे ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते थे अगर ये स्ट्राइक नहीं करता, वैसे बहुत इजी था। अगर AP KBC 1:2:3 है तो वी कुड गो एंड क्रॉस चेक b माइनस ए, यहाँ पे क्या आएगा 1, c माइनस बी भी 1 आएगा और a भी 1 है। 1 1 1 तीनों अगर सेम भी हैं तो भी वो GP है विद अ कॉमन रेशियो ऑफ 1। ऐसे ही 1 3 5 ट्राई कर लेते। 1 3 5 जब ट्राई करोगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, b माइनस ए 2 आएगा, c माइनस बी भी 2 आएगा, लेकिन 2,2,1 इज नॉट ए GP, तो वो ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएंगी। परफेक्ट, गुड। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन में बेटे कुछ ऐसा है, उसने कहा ABC GP में है। अगेन जनरलाइजेशन है ना, कुछ स्पेसिफिक GP का फॉर्मेट तो दिया नहीं हुआ। तो जैसे मैंने अभी HP वाला क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 16, अगर ये GP में है तो मैं कॉमनली मान लेता हूं कि A अगर 1 है तो कॉमन रेशियो 1/2 ले लो, चाहे 2 ले लो। उसने ऐसा नहीं कहा कि मेरा जो कॉमन रेशियो है वो 1 से बड़ा है या छोटा है, तो मैं मान लेता हूँ कॉमन रेशियो ऑफ 2, A 1 है, B 2 है और C 4 है। अब मुझे निकालना क्या है, देखो बेटे 1/a³ प्लस b³ 1/b³ प्लस c³ एंड 1/c³ प्लस d³। सो बेटे इजी हो जाएगा, ये क्या दे देगा 1/1 प्लस 8 9 8 प्लस 64 72। अब बेटे क्योंकि मेरे पास एक d भी है, सो सॉरी, तो मैं जो d था उसको बच्चे यहाँ पे क्या मान लूँगा 8। सो अगर c³ 64 है तो ये 512 हो जाएगा, दैट वुड बी बेटे मेरे पास 576। अब ध्यान से देखो तो ये क्या हो रहा है, ये 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है। सो बेटा ये एक GP है जिसकी कॉमन रेशियो 1/8 है। सो मैं फिर से सुजेस्ट करूंगा, अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जहां पर जनरलाइजेशन है, हमने AP में भी किया, HP में भी हैं, GP में भी हैं, कुछ पर्टिकुलरली डिफाइंड नहीं होता है तो कुछ भी सपोज करके वैलिडेट कर लो, बट सपोजिशन ध्यान से लेनी है, वो एग्जिस्टिंग कंडीशन को वायलेट ना कर रही हो। कंफर्टेबल? दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रोग्रेशंस, जिसमें ने AP, GP और HP डिस्कस किए। देयर वुड बी सर्टेन वो स्पेशल सीरीज दैट कुड बी आस्क्ड इन द पेपर, विल हैव इट इन द सेकंड पार्ट। थैंक यू सो मच फॉर द डे।